नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि अभी हाल में जो भी एग्जाम्स हुए, जैसे सीजीएल की अभी एग्जाम हो गई, सीएचएसएल की एग्जाम चल रही है, इन सभी एग्जाम के अंदर एक टॉपिक कॉमन है, ये पॉलिटी और पॉलिटी के आर्टिकल, और आर्टिकल के अंदर भी वैसा आर्टिकल जो ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स हैं वहां से क्वेश्चन आ रही है। जैसे आपने 19 को ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स है, ये 243 ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स है, 51 का ए ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स हैं। इनके अलावा जो भी डीपीएसपी के अंदर जैसे गांधीवादी विचारधारा से है, या फिर कुछ ऐसे आर्टिकल जिनको आर्टिकल को सब आर्टिकल बनाया गया, जैसे 43 का ए बनाया गया, 39 का ए बनाया गया, तो यहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। इन सभी को ध्यान में रखते हुए आज ये वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूं। आज मैंने सभी जो है एनालिसिस वाली वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि मैंने इसी पे काम करना है भर दिन, तभी जाके ये बनी है ताकि आपको जो है फायदा पहुंचा सकूं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो लॉन्ग टर्म फायदा देगी आपको, जो भी आप एग्जाम अटेंड करेंगे। और ध्यान से अगर आपने इन्हें अच्छे से सुन लिया तो मेरा दावा है कि आपका जो ये डर है संविधान को समझने और कंफ्यूजन वाली बात, ये सब दूर हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं, एक एक गुड बातों के साथ स्टार्ट करेंगे कि संविधान क्या होती है, कैसे बना, कब लागू हुई, क्या क्या है इसके अंदर, कैसी प्रकृति है, कौन लिखा, कौन सब बात हम इसमें देखेंगे। चलिए, भारतीय संविधान, अगर आपसे कोई पूछे कि दुनिया में सबसे बड़ी लिखित संविधान किस देश की है, तो आपका आंसर होगा इंडिया की। इंडिया की जो संविधान है, ये दुनिया में सबसे बड़ी लिखित संविधान है, भारत की संविधान, पहली बात। दूसरी बात, संविधान क्या होती है? संविधान किसी भी देश में जो है एक कानून की ग्रंथ है, इस हिसाब से उनकी देश की जो है कार्यों को निष्पादन किया जाता है। बस बात इतना ही, बाद बाकी किताब में पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा है। दूसरे लैंग्वेज में समझना चाहे कि जिस प्रकार भैया हमारे पूरे दुनिया, पूरे जीव मतलब सजीव जगत की जो बागडोर है, कोई ना कोई तो संभाल रहा है, जो प्रभु है, गॉड है, उसी प्रकार से है ना, हमारा जो है रखवाला ये इंडिया के अंदर हमारा ही संविधान ही है। ठीक है, हमें कुछ भी होता है तो हम इन्हीं का हवाला देते हैं कि संविधान में ऐसा है वैसा है, ये जो है गलत है, ये सही है। ठीक है, तो ऐसे ही आप समझ लीजिए कि संविधान क्या है? कानून का एक ग्रंथ है। ठीक है, इन्हें व्याख्या करने के लिए हमारा न्यायपालिका है, जिनके अंदर सर्वोच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, और उनसे छोटे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह हैं। चलते हैं आगे, ये संविधान क्या होती है? संविधान इंडिया की सबसे बड़ी लिखित है, ये बात आपने जाना। सबसे पहले किसी भी चीज को स्थापित करने के लिए एक ढांचा बहुत जरूरी है। जैसे आप घर बनाते हो तो पहले नक्शा खींचते हो, लाइन यहाँ पे 2 ईंटा डालना, यहाँ पे, फिर बाद में बीच बीच में जोड़ते रहते हैं। तो ढांचा जो संविधान का मिला, ये कहां से मिला? तो कैबिनेट मिशन से मिला। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कैबिनेट मिशन कितने सदस्यीय टीम थी, तो आपको बताना है 3 सदस्यीय टीम थी ये कैबिनेट मिशन, है ना। ये कब आया था इंडिया, ये भी पूछा जाता है, तो 1946 में आया था। और ये 3 सदस्य जो थे, ये कौन कौन थे? तो एबी अलेक्जेंडर, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और स्टोफर्ड क्रिप्स। याद रहेगा, एबी अलेक्जेंडर है ना, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और आपका स्टोफर्ड क्रिप्स। तो ये 3 सदस्य थे, 1946 में आए संवैधानिक ढांचे पे काम करने हेतु। इसके अलावा हमारा संविधान कब अंगीकार किया गया या फिर कब बनके तैयार हुई थी? तो 26 नवंबर 1949 को, है ना, 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन के वर्क के बाद जो है ये संविधान तैयार हो गई थी। कब? 26 नवंबर 1949 को। लेकिन ये लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। पहली जो हमारा गणतंत्र दिवस था, फर्स्ट वाला रिपब्लिक डे, इनमें चीफ गेस्ट के रूप में कौन आए थे? तो इंडोनेशिया के राजनेता, इंडोनेशिया के राजनेता डॉक्टर सुकर्नो जो है यहाँ पर चीफ गेस्ट के रूप में पधारे थे। 2023 में चीफ गेस्ट के रूप में कौन आए थे? तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, इनके अलावा चलते हैं आगे। संविधान सभा की बैठक, जब ये ढांचा मिल गई, संविधान की बैठक हुई, कई समितियां बने, तो जो बैठक हुई, ये पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है, संविधान सभा की प्रथम बैठक, राइट। इस प्रथम बैठक में जो सबसे ज्यादा उम्र दराज के व्यक्ति थे वहां पे मौजूद,
उनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा जी। इनको जो है टेम्पोररी तौर पे अध्यक्ष घोषित किया गया उस प्रथम बैठक का जो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक है, इन्हीं के 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को फिर से बैठक होती है और इसमें परमानेंट अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है। जो जब स्वतंत्र होता है हमारा देश, तो ये हमारे देश के प्रथम जो है राष्ट्रपति रहे थे, वो भी 2 बार लगातार। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। इनके अलावा इन्हीं के 2 दिन के बाद अगर आप एक चीज और जानना चाहें तो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, 2 दिन के बाद हो जाएगी 13 दिसंबर। ठीक है, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर 1946। इसमें क्या हुआ था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के अंदर उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था, तो आपका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। कब किए थे, 13 दिसंबर 1946 को। अब कैबिनेट मिशन के सदस्य जो मैंने मौखिक रूप से बताया, यहाँ पे आपको रिटेल में मिलेगा। भैया कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आए, इनके 3 प्रमुख सदस्य थे, स्टोपर्ट क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। क्या काम के लिए आए थे, संवैधानिक ढांचा पे काम करने के लिए। संविधान में सरकार की संसदीय स्वरूप की व्यवस्था की गई है। केंद्रीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। एक एक चीज हर जगह क्वेश्चन छुपा हुआ है, इत्मीनान के साथ सुनिएगा। देखिए हमारे जो संवैधानिक जो प्रमुख हैं, है ना, कार्यपालिका का प्रधान है, ये राष्ट्रपति होंगे, ये आप भी जानते हैं। ये किस आर्टिकल में कहा गया है, तो पकानी कोका द्योदशम तो पद कार्यपालिका का प्रधान तो 52 और 53, तो आर्टिकल 53 में ये बात करी गई है। इसके अलावा है ना, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है और उस मंत्री परिषद में है ना जो नेता होते हैं उसे हम क्या कहते हैं भाई, प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री जो है कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कैसे बनते हैं, ये चीज आप इस जाल को पढ़ेंगे तो समझ लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, देखिए सबसे पहले संवैधानिक प्रमुख कौन हो गया, राष्ट्रपति। तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 79 में क्या है, संसद को समझाया गया है कि भाई संसद में कौन कौन शामिल होंगे। ठीक है, 79 के अनुसार केंद्रीय संसद की परिषद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन, है ना। हमारा संसद किससे बने, जो 79 के अंतर्गत संसद है, तो ये संसद हमारा इंडिया में कैसे बनते हैं भाई, तो एक तो प्रेसिडेंट से मिलके, फिर लोकसभा और फिर राज्यसभा, तो ये तीनों के कंबाइंड रूप से हम संसद नाम देते हैं। यानी अगर आपसे पूछे कि संसद के जो है कितने मतलब कौन कौन है संसद में शामिल, तो लोकसभा, राज्यसभा और भारत के प्रेसिडेंट। ठीक है, किस आर्टिकल में संसद की चर्चा है, 79 में। ठीक है, इसके अलावा आपसे लोकसभा और राज्यसभा की भी आर्टिकल पूछे जाते हैं। तो लोकसभा का जो आर्टिकल है, अब देखिए ये संसद के अंतर्गत राष्ट्रपति की बात हो गई, जो कार्यपालिका का प्रधान होगा, संवैधानिक प्रमुख होगा। ठीक है, अब जो 2 और बच गए, लोकसभा और राज्यसभा, उनको भी देखना है। तो लोकसभा है ना, इनको जनता का सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लोगों का सदन कहा जाता है, जनता का सदन कहा जाता है। ठीक है, इनके अलावा एक है राज्यसभा, इन्हें क्या कहते हैं, राज्यों की प्रतिनिधि सभा। ये राज्य को रिप्रेजेंट करता है और जो लोकसभा है ये जनता को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। लोकसभा की चर्चा 81 में है और राज्यसभा का जो चर्चा है ये आपका जो है 80 में है। तो ये दोनों बात ध्यान रखेंगे, 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा। इसे हम याद रखते हैं सरल से याद रखते हैं। 79 से संसद, र से राज्यसभा तो 80 और एल से लोकसभा तो 81। इस प्रकार से याद रख सकते हैं। ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा। संसद कितने में है, 79 में, है ना। कार्यपालिका का प्रधान कौन, राष्ट्रपति। लोकसभा को क्या कहते हैं, जनता का सदन। राज्यसभा को क्या कहते हैं, राज्य की प्रतिनिधि सभा। लोकसभा का आर्टिकल 81, राज्यसभा का आर्टिकल 80, संसद के आर्टिकल 79। ठीक है, चलते हैं आगे। राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए एक जो है मंत्री परिषद की व्यवस्था करी गई है आर्टिकल 74 के 1 के थ्रू। इस मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री, जो राष्ट्रपति के सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेगा। अतः कार्यपालिका का या फिर कार्यकारी मंत्री परिषद के वास्तविक प्रधान कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। समझ में आया क्या बात। मैंने एक दिन आपको बताया था कि राष्ट्रपति के पास ऐसे इनडायरेक्टली देखिए तो नाम मात्र के पावर होते हैं, नाम मात्र के पावर होते हैं।
होते तो पूरा पावर होते इन्हीं के हैं, इन्हीं के साइन से चलते हैं दुनियादारी। लेकिन होता क्या है, ये पावर का खुद प्रयोग नहीं करता है। किसके थ्रू करते हैं? प्रधानमंत्री के थ्रू। इसीलिए पावर का यूटिलाइज प्रधानमंत्री करते हैं। इसीलिए कार्यपालिका का वास्तविक उपभोग या वास्तविक प्रधान कौन हो गए? तो प्रधानमंत्री हो गए। ठीक है, तो मैंने कहा था कि अगर आपको खाली जो है ये पूछे कि भाई कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, तो प्राइम मिनिस्टर, माफ कीजिएगा प्रेसिडेंट, और कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो पीएम होता है। उसी प्रकार से राज्य के अंदर है ना, राज्य के अंदर जैसे बिहार को ले लीजिए, तो बिहार राज्य के अंदर कार्यपालिका का प्रधान कौन होगा? तो गवर्नर होगा, जो वर्तमान में आर्लेकर साहब हैं, है ना, बिहार के। और अगर आपको अगर ये पूछेगा कि बिहार के वास्तविक जो है आपका कार्यपालिका का प्रधान कौन है, तो नीतीश कुमार होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। चलते हैं आगे। इसके अलावा भारत के संविधान की प्रकृति कैसी है? कई दफा यहां से भी क्वेश्चन आए हैं। तो प्रकृति कैसा है? कठोर भी है और लचीला भी है। यहाँ हर मर्ज की दवाई है। ठीक है, कठोर भी है और लचीला भी है। ठीक उसी प्रकार से जैसे प्राचीन काल में राजा कोई सजा दे दिए और अगर उनके मंत्रीगण यदि 4-5 उनके गुण गिना दिए कि भैया ये फला काम अच्छे किए हैं, चिला काम अच्छे किए हैं, तो उसके सजा कम हो जाती थी, माफ भी हो जाती थी। ठीक ऐसे ही समझिए, ये कठोर भी है और नमनीय भी है, क्योंकि हर चीज की काट लगभग है। ठीक है, भारत की संविधान को अंग्रेजी में किसने लिखा? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा लिखा गया था, है ना। ये सुलेखन का काम किया गया था अंग्रेजी के अंदर, बिकॉज इनके राइटिंग बड़े ही सुंदर थे। इनके अलावा भारत के संविधान में हिंदी संस्करण का सुलेखन कौन किए हैं? तो बसंत कृष्णा वैद्य द्वारा किया गया है। ये दोनों पॉइंट ध्यान रखेंगे, एसएससी के सीजीएल के एग्जाम तक आ चुके हैं ये क्वेश्चन। इनके अलावा संविधान को एक नए सुचारू रूप में सजाने का काम जो है नंदलाल बोस तथा किस जो है एकेडमी के कलाकारों के द्वारा किया गया था? तो शांति निकेतन। ये शांति निकेतन के संस्थापक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। ठीक है, एक एक बात ध्यान रखेंगे, अभी लग रहा होगा लेकिन काम आएगी जी, है ना। रविंद्रनाथ टैगोर शांति निकेतन के, और शांति निकेतन के कलाकार ने संविधान के जो मतलब प्रतिलिपि है उसे सजाने या फिर डिजाइन करने में मदद करा था। संविधान सभा के निर्माण में 380 सीटों को ब्रिटिश सरकार को बांटना था, है ना। 296 सीट, है ना, जो है प्रांतों को, और 93 देसी रियासत को। देसी रियासत के बारे में 1 सेकेंड का टाइम लेके बता दूं कि जब देश आजाद हुआ तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम देसी रियासत ही था कि हम तो आजाद हो गए, लेकिन अगर सबको खुला छोड़ दिया जाए तो यहाँ एक नहीं लगभग 550 इंडिया बन जाएंगे। ठीक है, तो भैया ये जो 500 से अधिक देसी रियासत है उनको भारतीय गणराज्य में मिलाने का जिम्मा किसे दिया गया था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो बताइएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इनके अलावा जो 389 सीटों में आपका जो ब्रिटिश गवर्नर था, 296 सीट आपका देसी रियासत को और 93 सीट आपको माफ कीजिएगा 296 प्रांत को और 93 जो है देसी रियासत में आवंटित की जाने थी। लेकिन कुछ माने कुछ नहीं माने, ऐसा नहीं कि सभी देसी रियासत मान ही लिए एक के बारे में कि हाँ ठीक है, ऐसा नहीं है। फिर बाद में 296 सीट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मिला। 296 सीट की जो है अलॉटमेंट हुई, जिसमें 208 सीट जो है आपका कांग्रेस के पक्ष में आया, 73 मुस्लिम लीग के और 15 जो है अन्य दल के सीट में है। तो फिर आप यहाँ पे 296 है, तो यहाँ पे मैंने 299 क्यों लिखा है? क्योंकि कुछ जो प्रांत के गवर्नर थे उनको भी अपने तरफ से जो है मतलब सीट उनके लिए रिजर्व रखा गया था। ठीक है, इसीलिए 299 हो गया टोटल सीट। अभी 299 में 229 जो है यहाँ प्रांत से आए और 70 जो है आपका कहां से आए? ये वाला जो लोग है कहां भाई? देसी रियासत, वहां से आए। ठीक है, प्रतिनिधि थे जिनमें 15 महिलाएं थे। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। 15 महिलाएं का नाम इस प्रकार से, यहां से कई दफा क्वेश्चन बन गए हैं कि संविधान सभा में निम्नलिखित में से कौन सी महिला शामिल नहीं रही थी। ठीक है, जिनमें आपने हंसा मेहता का नाम जरूर सुना होगा, कई बार एग्जाम में देखा होगा। हंसा मेहता, राजकुमारी अमृता कौर, है ना। इनके अलावा एक और है पूर्णिमा बनर्जी है। इनके अलावा सरोजनी नायडू, विजया लक्ष्मी पंडित। इतने महिला जो हैं ये काफी बाद में भी एक्टिव रही, है ना, क्योंकि इनके जो है बहुत सारे, जैसे आपने सरोजनी नायडू को ही ले लेना है, ये कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष के रूप में भी कार्य संभाली थी और उत्तर प्रदेश की प्रथम जो है महिला के रूप में गवर्नर का पोस्ट भी संभाली, है ना। तो ये सब बाद में भी एक्टिव रहे, तो इनसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि 15 महिलाओं में कौन था। आपको इतना जोर नहीं डालना है, यहाँ पे सीधे चलना है। यहाँ पे याद रखना है बस कि कितनी महिलाएं थी, तो 15 महिलाएं थी, है ना। संविधान सभा का जो आपका ये हुआ था 15 महिलाएं थी, और अंग्रेजी में कौन लिखा?
हिंदी में कौन लिखा, यहाँ से इतना चीज अडॉप्ट करना है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये जो प्रारूप समिति थे, इसमें कितने सदस्य थे, तो 7 गो सदस्य थे प्रारूप समिति में, ठीक है। अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अंबेडकर साहब। अध्यक्ष कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर साहब। इन्हें संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। अब जो अन्य सदस्य बचा, इनका अधिकांश नाम जो है ना कृष्ण भगवान के नाम पे है, कृष्णा स्वामी, कन्हैया लाल, है ना, इसके अलावा गोपाला स्वामी। तो इस प्रकार से आप इन्हें याद रख सकते हैं कि अधिकांश नाम जो है ये आपका कृष्ण भगवान के नाम पे मिल जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से ध्यान रखेंगे। बाद में की डीपी खेतान, बीएल मित्र और मोहम्मद सादुल्लाह और भीमराव अंबेडकर साहब तो अध्यक्ष ही हैं, तो उन्हें तो ऐसे ही आप याद रख लिए, है ना। इसके अलावा प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम के अंदर। तो 29 अगस्त 1947 को। बच्चे को इसमें क्या लगता है, पता है क्या, कि भाई ये जो है 15 अगस्त को तो हम आजाद हो गए थे, तो पहले बनना चाहिए, और इसमें ईस्वी भी पहले का रहता है, ठीक है। 29 अगस्त 1946 लिख देगा, 29 अगस्त जो है 1945 लिख देगा, और जो है बच्चे 47 वाला न मार के छोटकू मार देता है और गलती हो जाता है, ठीक है। तो जो प्रारूप समिति का गठन हुआ था ये 29 अगस्त 1947 को किया गया था। संविधान के निर्माण में, है ना, निर्माण के समय 22 भाग थे, है ना, 22 भाग थे, 8 अनुसूची थी और 395 आर्टिकल्स थे, ठीक है। अभी कितने हैं, 12 जो है आपके अनुसूची हो गए हैं। भाग जो है 22 से 25 में विभक्त हो गया है। बेसिक मूल 22 ही, लेकिन 3 कौन कौन से बढ़ गए हैं, तो 4 का ए बढ़ा है, 9 का ए बढ़ा है और 9 का बी बढ़ा है। तो ये 3 बढ़ गए, तो 22 और 3 25 हो गए, ठीक है। तो भाग वर्तमान में 25 भागों में विभक्त है। अनुसूची जो है 4 गो बढ़ गया तो 12 गो हो गया, और आर्टिकल लगभग 450 से भी ज्यादा है। अब ये तो इंट्रोडक्शन था संविधान का, है ना। अब संविधान के 25 जो 22 भाग हैं बेसिक और जो 25 भागों में विभक्त है उनको देख लेते हैं। तो यहाँ से बहुत कुछ आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। संविधान के भाग 1 में क्या है, तो इसमें क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। यह आर्टिकल कहां से कहां देखेगा, 1 से 4 तक देखेगा। इसमें क्या होता है, कोई भी नए राज्य को मिलाना, है ना। जैसे सिक्किम वगैरह पहले इंडिया का पार्ट नहीं था, बाहर से आया है, तो कहां से प्रयोग हुआ है, तो भाग 1 का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो इनको जो है इंडिया के भूभाग में मिलाया गया है। इसके अलावा किसी भी स्टेट की सीमा या नाम वगैरह में परिवर्तन करना है तो आपको भाग 1 काम आएगी। इसके अलावा नागरिकता, नागरिकता अपने यहाँ कैसा है, तो एकल नागरिकता है। कहां से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। आर्टिकल कहां से कहां तक है, 5 से 11 तक है। कई प्रकार के नागरिकता लेने और खत्म होने की बात इसमें दर्शाई गई है। भाग 3 में क्या है, फंडामेंटल राइट है। कहां से लिया गया है, यूएसए के संविधान से लिया गया है। कितने हैं, 6 है। कौन सा हटा था, संपत्ति के अधिकार हटा था। कब हटा था, 1978 में हटा था। कौन से अमेंडमेंट थे, 48वें अमेंडमेंट थे। संपत्ति के अधिकार आजकल संविधान में कहां रखा गया है, आर्टिकल 300 के ए में रखा गया है। और जो मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट है ये 12 से 35 तक के बीच में वर्णित है। इसके अलावा भाग 4 है, इसमें डीपीएसपी है 36 से 51, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आपसे पूछे कि डीपीएसपी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो राज्यों को कल्याणकारी राज्य घोषित करना। भाग 51 के ए यानी 4 का ए भाग की बात कर रहे हैं हम। जो एक पहला भाग बढ़ा ये 4 का ए बढ़ा, ठीक है। तो ये भैया 4 का 1 जो है ये आपका 51 के ए आर्टिकल है। इसमें मौलिक कर्तव्य को रखा गया, 1976 में समावेश किया गया। भाग 5 में क्या है, द यूनियन। और भाग 6 में क्या है, द राज्य मतलब संघ, स्टेट्स। भाग 7 जो है निर्सित है, यहाँ पे आप 7 जो है निर्सित समझिए। इसके अलावा भाग 8 जो है ये यूनियन टेरिटरीज है ना। इसके अलावा भाग 8 यूनियन टेरिटरीज है। भाग 8 जो है आपके यूनियन टेरिटरीज। इसके अलावा भाग 9 ग्राम पंचायत। भाग 9 का ए नगर पालिका, ये जो है आपका बढ़ाया गया है। और 9 का बी सहकारी समिति। तो 2 गो ई बढ़ गया, एगो 4 का ए बढ़ गया था। कहाँ गया भाई, ये गो ई। तो 3 गो भाग यही तीनों बढ़ा है, नहीं तो इसी से 22 से बढ़ के 3 25 और 25 हो गए, ठीक है। तो 25 भाग हो गए हैं, लेकिन बेसिक अभी भी 22 ही है। 22 से 23 वाला नाम नहीं देखेंगे आप, ठीक है। इसके अलावा भाग 10, इसमें क्या है भाई, अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र।
इतना जो 10 तक जो भाग बताए ना, ये आपको ध्यान रखना है। अधिकांश क्वेश्चन ये 10 भाग तक से ही आपके एग्जाम में आते हैं और फिर लास्ट के 4-5 जरूर याद रखना है। जैसे भाग 18 आपको याद रखना है, आपात उपबंध है। आपका आपातकाल का आर्टिकल डायरेक्ट हिट करता है, तो 352 से 360 के जो आर्टिकल हैं ये आपातकाल से संबंधित हैं, जिसमें 352, 356, 360 पार्टिकुलर जो है आपके आर्टिकल है कि 352 राष्ट्रीय आपात है और 360 वित्तीय आपात है और 356 राष्ट्रपति शासन है। ठीक है, कहां से लिया गया है? जर्मनी के बैमर संविधान से लिया गया है। इसके अलावा राजभाषा की बात करेंगे तो इसे भाग 17 में रखा गया है ना। तो इस प्रकार से जो है ये संविधान की भाग हो गई जो 22 भाग है, जिसमें सभी को आपको नहीं पढ़ना है, शुरुआत के 10 जरूर पढ़ने भैया। इसके अलावा अब आते हैं जो ये जिसके लिए ये वीडियो बनाई जा रही है, 243 ये क्या भाई? स्थानीय स्वशासन, ग्राम पंचायत। ठीक है, भारत में स्थानीय स्वशासन या प्रशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? 1959 में। किसको जाता है श्रेय? जवाहरलाल नेहरू साहब को। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू साहब से क्वेश्चन और याद रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू साहब ने कहा था कि पीएसयू कंपनी जो है आधुनिक भारत में मंदिर के समान है। ठीक है, अब ये पीएसयू कंपनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी जो है, इन्हें मंदिर का दर्जा दिए थे कौन? आपका जवाहरलाल नेहरू साहब। तो ये भी क्वेश्चन याद रखेंगे। इनके अलावा कहां से ये पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत करी गई थी? तो राजस्थान के नागौर से। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। 73वां संविधान संशोधन ये त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था को जो है इंगित करते हैं। ये अधिनियम कब आया था? तो ये 1992 में ये जो है आपका आया था। ठीक है, लेकिन ये लागू कब हुआ? 24 अप्रैल 1993 को। इसी कारण प्रत्येक वर्ष हम 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई कहे कि किस संविधान संशोधन द्वारा जो स्थानीय स्वशासन है इसको जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो आप बताएंगे 73वां। ठीक है, ग्राम पंचायत को 73वां संविधान संशोधन के द्वारा ही संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 1992 में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था। 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। तब से लेकर आज तक हम 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। पंचायत से सभी बात हम आर्टिकल में तो देख ही लेंगे। इसके अलावा कुछ और है कि जो आपका ग्रामीण संस्थान का मुख्यालय है ये हैदराबाद में है और गिरिराज सिंह वर्तमान में पंचायत राज मंत्री हैं। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो संविधान संशोधन द्वारा 74वां संविधान संशोधन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, नहीं ये 73वां ही है। ओके, ये पंचायत की बात करेंगे, यहाँ पे 73 कर लीजिएगा, मिस हो गया। 73वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 के अंतर्गत 243 ए से 243 ओ के है ना जो है पाठ जोड़े गए तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें कुल 29 विषय शामिल है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका संविधान के जो ग्राम पंचायत है इसकी थोड़ा सा आप देख लीजिए, भाग किस में है? तो भाग 9 में है। और अनुसूची किस में है? तो अनुसूची 11 में है। अब इधर नगर पालिका में आ जाइए। नगर पालिका किस में रहेगा? तो भाग 9A में रहेगा, अनुसूची 12 में रहेगा। ठीक है, तो इतना जरूर ध्यान रखेंगे, एक साथ दोनों काम हो जाएगा, नगर पालिका और ग्राम पंचायत दोनों कवर हो जाएगा। इसके अलावा ग्राम पंचायत में कितने विषय शामिल है? तो 29। और नगर पालिका में कितने विषय शामिल है? तो 18। ये भी दोनों एक ही साथ याद रखेंगे। नगर पालिका में 18 विषय शामिल है और ग्राम पंचायत में 29 विषय शामिल है। ठीक है, दोनों बात ध्यान रखेंगे, है ना। तो अब चलते हैं आर्टिकल के पास। 243 खाली आर्टिकल कहेगा तो क्या बताइएगा? स्थानीय स्वशासन की परिभाषा। इसमें जो है स्थानीय स्वशासन की जो है आपका परिभाषा दिया गया है 243 के अंदर। अब 243A इसमें क्या है? ग्राम सभा का गठन। क्या है? ग्राम सभा का गठन। 243 का भी ग्राम पंचायतों का गठन। इसके अलावा 243 का C पंचायतों की संरचना, स्ट्रक्चर की बात करता है कि कैसे होगा आपका पंचायत के अंदर। इसके अलावा 243 का D स्थानों का आरक्षण, जो सीट बंटवारा होती है, रिजर्वेशन होती है, ये सब आपका जो है 243 डी के अंदर ही करा जाता है। 243 का ई पंचायतों का जो कार्यकाल होता है जनरली 5 ईयर का, तो ये आपका 243 ई के बारे में बताया गया है। 243 एफ सदस्यता के लिए योग्यता। सदस्यता के लिए जो भी आपकी आहारता है कि आपकी उम्र 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और जो भी फला फला क्राइटेरिया है ये आपका आर्टिकल 243 एफ में आ जाएगी।
243G, इसमें क्या कहा गया है कि जो पंचायत के पावर हैं, जो शक्ति है तथा उनके जो उत्तरदायित्व है यानी कर्तव्य है, ये आपके 243G के अंदर है। 243H, पंचायत द्वारा जो टैक्स अधिरोपित किए जाते हैं, जैसे आपने जो है मतलब अपने इधर तो ग्राम पंचायत इतने तगड़े नहीं है भाई, जो गांव घर में हम लोग गांव खेरे के हैं। अगर आप किसी बड़े जैसे शहर बाजार से सटे हुए गांव में रहिए, जैसे महाराष्ट्र वगैरह में, तो यहाँ पे पंचायत काफी एक्टिव रहते हैं। तो जो पानी वगैरह देते हैं आपको, बिजली वगैरह देते हैं, तो इन्हीं के थ्रू आपको वितरित करवाया जाता है। तो इन पे जो टैक्स अधिरोपित किया जाता है, यानी आपका अगर जमीन भी है तो उस पर जो टैक्स मिलेगा कौन वसूल करेगा? तो पंचायत करेगा। तो ये टैक्स जो है किस आर्टिकल से? 243H से। ठीक है, 243H से जो है टैक्स लगाने का काम पंचायत करता है। 243I, ये क्या होता है? तो वित्त आयोग का गठन। देखिए, केंद्र में वित्त आयोग का गठन आर्टिकल 280 है। अगर राज्य के वित्त आयोग की गठन करेंगे, है ना, तो आप जो है 243I का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इनके अलावा 243 का J, पंचायतों का भी अपने आप में लेखा परीक्षक है। भाई, कोई भी व्यापार हो तो वहां लेखा परीक्षक जरूरी है, क्योंकि ये भी एक इसी प्रकार के फैसिलिटी आपको प्रदान कराता है। टैक्स वसूली कर रहा है, मतलब हमें सुविधा दे रही है और टैक्स ले रही है, राइट। तो इन्हें भी लेखा परीक्षक की जरूरत हुई, तो पंचायत की जो लेखा संपरीक्षा होता है, ये आपका आर्टिकल 243J में होता है। केंद्र में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की आर्टिकल आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। इसके अलावा 243 का K, इसमें पंचायतों के लिए निर्वाचन की बात करी गई है। 243 का L, अच्छा, पंचायत का निर्वाचन कौन करवाता है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप बताएंगे राज्य चुनाव आयोग। कौन करवाता है? राज्य चुनाव आयोग के द्वारा पंचायत में निर्वाचन कराया जाता है, या फिर नगर पालिका का, है ना, नगर पालिका मेयर वगैरह की चुनाव जो होते हैं कौन करवाता है? तो राज्य चुनाव आयोग ही करवाता है। लेकिन जो चुनाव आयोग है केंद्र स्तर पे, निर्वाचन आयोग, भारत सरकार, इनके द्वारा लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इन सब का इलेक्शन कराया जाता है। ठीक है, और राज्य के विधानसभा का भी इलेक्शन जो है वही कराते हैं निर्वाचन आयोग, भारत सरकार। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखेंगे, नहीं तो विधानसभा का जो है राज्य चुनाव आयोग से मत करवा दीजिएगा, गलती हो जाएगी, है ना। इनके अलावा 243L, ये क्या है? संघराज्य क्षेत्रों को लागू करना। ये वाला आपने खाली देख रहा है, इसमें क्या फिल करना है 243 के M में? कि भाई ये जो नियम कानून है, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे ये लागू नहीं होता है। ठीक है, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे ये नियम कानून लागू नहीं होता है, उन क्षेत्रों के बारे में यहाँ पे जानकारी आपको मिलेगी। इनके अलावा 243 का N, विद्यमान नियम और पंचायतों का बना रहना, है ना, कि भाई आज तक अभी नियम संशोधित नहीं हुए हैं तो हम इसी अनुसार काम करेंगे। ठीक है, तो ये 243 का N। आपने जॉली LLB पिक्चर देखा होगा, जब अक्षय कुमार को बोलता है, अरे ये वकील साहब चंद मिनट का मेहमान है, इनके तो लाइसेंस भी रद्द होने वाले हैं, तो बोलता है नो ना, चंद मिनट का तो हूं, तब तक तो लड़ लूं। लड़ने वरने की बात ना क्या करो यार। 243 का O, ये क्या है भाई? निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन, है ना, जो आपका हस्त इंटरफेयर मतलब भैया, तो इन सब की जो लेखा जोखा बातचीत बड़ी करी गई है 243 के O में करी गई है। अभी तक जो भी हम 243 के आर्टिकल देखे, ये पंचायत से संबंधित देखे, स्थानीय स्वशासन की बातों से देखे। अब हम इससे थोड़ा सा हटके चलते हैं 9 के B वाले बात में। 9 के B वाले बात जो भाग है, अच्छा भाग को भूलना नहीं है, तभी आपको याद रह पाएगा। ये जो हमने अभी जो हम 243 का डिस्कस किया, ये सभी के सभी भाग 9 के पार्ट थे। ठीक है, ये सभी के सभी भाग 9 के पार्ट थे। अब हम बात करेंगे भाग 9A के पार्ट का, जिसमें क्या है? नगर निगम की बात करी गई है। जैसे 73वां संविधान संशोधन 1992 ग्राम पंचायत से संबंधित है, उसी प्रकार 74वां संविधान संशोधन नगर निगम से संबंधित है। एक बार फिर से दोहरा देता हूं, काफी चीज यही याद हो जाएगा। ये है आपका ग्राम पंचायत, ये है आपका नगर निगम, इसके लिए है भाग 9, इसके लिए भाग 9A, इसके लिए है 11वीं अनुसूची, इसके लिए है 12वीं अनुसूची, इसके लिए है 29 विषय, इसके लिए है 18 विषय, इसके लिए है 73वां संविधान संशोधन, इसके लिए है 74वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो ये आपका 4 चीज जरूर ध्यान रखें, काफी काम आएंगे आने वाले समय में, है ना। तो 74वां संविधान संशोधन द्वारा नगरीय संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, और 73वां संविधान संशोधन द्वारा ग्राम पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 74वां संविधान संशोधन 1993 में बनी थी, अच्छा 1992 कर लीजिएगा, करेक्शन कर देंगे हम, 1992 में बनी थी, 1 जून 1993 को लागू हुआ था। इसके
अलावा 74वां संविधान संशोधन में भाग 9 में 9A जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत आर्टिकल देखिए 243 ओ तक आपने ग्राम पंचायत को देखा, तो ओ के बाद अल्फाबेट का नंबर क्या होगा P, तो P से स्टार्ट होता है और Z के G तक जाता है। इसका क्या मतलब भाई ZG है ना, तो Z तक अल्फाबेट तो समाप्त हो गया ना दादा, तो ZA से फिर से स्टार्ट होगा, ZA ZB इस प्रकार से, ठीक है। तो ये हमारा 12वीं अनुसूची की बात है, और 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, तो 18 विषय हैं। अब इन 18 जो है आपका 12वीं अनुसूची को हम थोड़ा सा आर्टिकल जो भी हैं उनको देखते हैं जो नगर पालिका से संबंधित है। तो अनुच्छेद का नाम यहाँ पे है 243 P में क्या है, परिभाषा है। 243 Q में क्या है, नगर पालिका का गठन है। इसके अलावा R में नगर पालिका की संरचना, S में वार्ड समिति का गठन, T में स्थानों का आरक्षण, 243 U में नगर पालिका की अवधि, 243 B में सदस्यता के लिए योग्यता, जैसे आपने पंचायत में भी देखा था योग्यता, है ना, सेम चीज यहाँ पे रहेगा, बस आर्टिकल अलग अलॉट है, ठीक है। तो ये ध्यान रख लीजिएगा, बाद बाकी सब चीज सेम है। जैसे आपने 243 I में वहां पे देखा था राज्य वित्त आयोग, यहाँ पे हम 243 Y में देख रहे हैं वित्त आयोग, जो आपका नगर पालिका के हित में है, ठीक है। तो यहाँ से मिला लीजिएगा, इसीलिए यहाँ पे ज्यादा जो है टाइम देना सही नहीं है, इसीलिए चलते हैं। यहाँ पर भी एक ऐसा आपको आर्टिकल मिलेगा 243 ZC, इसके अंतर्गत कुछ ऐसे क्षेत्र जहां पे ये नियम लागू नहीं होता, ये पंचायत के लिए भी था और नगर पालिका के लिए, तो सब चीज सेम है, लेकिन इसके ढांचा अलग होते हैं भाई। वहां पे ग्राम सभा होता है, यहाँ पे जो है जिला स्तर में होती है, इस प्रकार से भाई, है ना। यहाँ उनका नाम ग्राम पंचायत, इनका नाम नगर पालिका है ना, इनके लिए 9 है। मैंने अंतर तो विभेद कर ही दिया था बेसिक चीज का, तो सीधे से चलते हैं, सेम कानून चलेगा, ठीक है। इसके अलावा सहकारी समिति, ये भी आर्टिकल 243 के अंदर ही डिस्कस करी गई है, लेकिन आपको इसमें ज्यादा तक नहीं जाना है, इसमें बहुत सारे आर्टिकल है। 243 के ZH से लेके 243 ZT तक की बात करी गई है। अगर 12, 8, 20 है ना, 20 तक है, तो इसमें मैं देख रहा हूं तो 12, 13 जो है इसमें भी आर्टिकल है। इतना नहीं पढ़ना है आपको, इसमें सिर्फ इतना याद रखना है कि सहकारी समिति का संविधान के कौन से भाग हैं, तो भाग 9 का B है। इनके अलावा सहकारी समिति से संबंधित संवैधानिक संशोधन कौन सी होती है, तो 97, ग्राम पंचायत से 73, नगर पालिका से 74, सहकारी समिति से 97। तो ये तीनों याद तो रहेगा ही रहेगा। ये 2011 में हुआ था, इस लिहाज से भी इंपोर्टेंट है। इसके अलावा 97वां संविधान संशोधन जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आपका आर्टिकल 19 है, तो 19 के 1 का C जो है, इसको अधिकार को लागू करवाता है, जो आपके क्या है, आपका जो सहकारी समिति के गठन का अधिकार देता है। अब आते हैं मौलिक अधिकार में। मौलिक अधिकार कहां पे है, भाग 3 में है। ये कहां से, 14 से 18 राइट टू इक्वलिटी है, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार है, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता है, 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है, 29 और 30 अल्पसंख्यक हित है, और 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ये कहां से लिया गया, कितने हैं, किस भाग में है, कहां से कहां तक आर्टिकल है, ये मैंने अभी इसी वीडियो के शुरुआत में डिस्कस कर लिया था, ठीक है। अब जो 19 है, जो ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स हैं, इनको देखते हैं। अभी आपने देखा कि जो सहकारी समिति है, जो 97वां अमेंडमेंट हुआ था, ये लागू करवाता है जी इसको 19 के 1 के C को, संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप एक एक आर्टिकल को आपको इसमें ध्यान रखना है। सबसे पहले जो इसे हम कॉमन में आर्टिकल 19 को यही कहते हैं कि वाक एवं अभिव्यक्ति का अधिकार या प्रेस की स्वतंत्रता, ठीक है। तो कॉमन रूप से आर्टिकल 19 1 के A में जो दिया गया है, यही नाम से इन्हें पुकारते हैं, लेकिन ये ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स है, तो सभी चीज देखना है। तो आर्टिकल 19 1 के A में कहा गया है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के 1 के A में शांतिपूर्ण ढंग से हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार जो है 19 के 1 के B में है, 19 के 1 के C आपने देखा 97वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे लागू करवाया गया। ये जो है आपका सहकारी समिति के गठन का प्रावधान देता है। आर्टिकल अनुच्छेद जो आपका 19 के 1 का D है, इसके लिए आप भारत के किसी भी भूभाग में बिना वीजा लिए घूम सकते हैं, है ना। इसके अलावा भारत के किसी भी भाग में आप निवास कर सकते हैं, यह आर्टिकल 19 के 1 के ई कहता है। इसके अलावा आर्टिकल 19 के 1 के जी जो है, ये क्या कहते हैं कि कोई वृत्ति आजीविका व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार, आप कहीं भी ठेला लगा के पकौड़े तलिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा भाग 4 का ए, ये है जी आपका मौलिक कर्तव्य, है ना। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान के शुरुआत में
10 प्रकार के मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे जोड़ा गया था। बाद में 11वां मौलिक कर्तव्य 2002 में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा से संबंधित है को जोड़ा गया। अब सभी मौलिक कर्तव्य एक एक करके देख लेते हैं, यहाँ से काफी क्वेश्चन उठ रहे हैं। जैसे 51 के A में इसमें क्या है, संविधान का पालन करना तथा आदर्श संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का सम्मान आर्टिकल 51 के A में, क्योंकि सबसे पहले तिरंगा ऊंचा रहे हमारा, आने वाला है समय। इनके अलावा आर्टिकल 51A के B, ये क्या बोलते हैं कि उन महान आदर्शों को संजोना तथा उनकी रक्षा करना जो हमें देश भावना के लिए जागृत किया है। इसके अलावा आर्टिकल 51 के C, इसमें क्या कहते हैं कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की गरिमा की रक्षा करना। इसके अलावा आर्टिकल 1 का D, इसमें क्या कहते हैं कि जरूरत पड़ने पे राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करना। आर्टिकल 51 के E में क्या कहा गया है कि कोई भी भारत के सभी लोगों के बीच धार्मिक हो, भाषाई हो, क्षेत्रीय अनुभागीय विविधताओं से परे सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना और महिला की सम्मान, है ना, ये आपका आर्टिकल 51 के ई में है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, जो सती प्रथा वगैरह का अंत कराया गया है तो आप इसी आर्टिकल से इसे रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि जो कुरीतियां हैं समाज में उसे दूर करने की बात इसी में करी गई है। आर्टिकल 51A के F, ये क्या है, हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और उसका संरक्षण करना। ठीक है, इसके अलावा अगर आप जो हमारे सांस्कृतिक धरोहर के समान है उनकी संरक्षण की बात डीपीएसपी के अंदर जाएंगे तो आर्टिकल 49 में पहुंच जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आर्टिकल 51A के G, ये वनों, झील, नदियों, वन्य जीवों के सहित प्राकृतिक पर्यावरण को महत्व देना, उसकी रक्षा करना, उसमें सुधार करना और जीवित प्राणियों पर दया भाव रखना। अब अगर आप डीसीएसपी में इसी को लेकर चले जाए तो आप 48 आर्टिकल में पहुंच जाएंगे और 48A में पहुंच जाएंगे। 48 में क्या कहा गया है, 48 में किसान से संबंधित बातों को समझाया गया है, पर्यावरण के महत्व को समझाया गया है। 48 के A में क्या गया है, कोई भी दुधारू नस्ल के मवेशी, नस्ल क्या, दुधारू कोई भी मवेशी हो उनके वध पे निषेध की बात कही गई है। सेम चीज यहाँ पे दोहराया गया है, भाई वन्य, झील, नदी, तालाब, इनकी रक्षा, साथ ही साथ जो पशु हैं उन पे दया भाव। तो चीजों को रिलेट करना सीखिए, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, है ना। उस चीज में कहां पे और देखने को मिलता है ऐसे याद रखिए। जैसे मान लीजिए 2 मिनट के लिए आपने शिक्षा का जो अधिकार है आर्टिकल 21A में है, शिक्षा का बात हमने और कहां पर कर लिया है, आर्टिकल 45 में कर लिया है ना। तो यहां से जो है आपको काफी नॉलेज मिलेगी कि शिक्षा की बात यहां भी है, यहां भी है, और मौलिक कर्तव्य के आर्टिकल 51 के जो सबसे 11वां है वहां भी है। तो हमें ये चीज याद दिलाता रहता है तो रिपीटिशन होता है और चीजें क्लियर हो जाती है। ठीक है, कि भाई कहां से किस लैंग्वेज में पूछेगा तो कौन से आर्टिकल आंसर देना है। ठीक है भैया, तो आर्टिकल 51 के AG में कहता है कि मानवीय वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद, जांच और सुधार की भावना को विकास करना। 51 के A के I में है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। ये गांधीवादी नीति से है कि हिंसा से दूर रहना, है ना, कि गांधीवादी नीति को जो है डीपीएसपी में भी दर्शाया गया है और यहाँ भी है ना। इनके अलावा अनुच्छेद 51A के J, इसमें क्या है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दशा में सतत प्रयास करना ताकि राष्ट्र निरंतर प्रयास एवं उपलब्धि के स्तर तक पहुंचे, है ना। मतलब राष्ट्र के जो है आगे ले जाने के लिए निरंतर प्रयास करना, सीधे सीधे बात तो ये है। इसके अलावा अनुच्छेद 51A के कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा की उपलब्धता उन पेरेंट्स के लिए कर्तव्य होगा, और यही चीज उन बच्चे के लिए फंडामेंटल राइट भी है, लेकिन वो कहां पे है, आर्टिकल 21 के A में है। ठीक है, अब आते हैं डीपीएसपी। ये कहां से कहां तक आर्टिकल है, तो ये 36 से 51 तक के बीच में आर्टिकल है। या कहां से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, राज्य को कल्याणकारी राज्य बनाना। इसकी प्रकृति कैसी है डीपीएसपी की, तो अपरिवर्तनीय है, नॉन चेंजेबल है या फिर नोट चेंजेबल है। ठीक है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे, ये चेंज नहीं होता है ना, लेकिन मौलिक अधिकार चेंज होता है, जो मैंने आपको पहले बता रखा है। अब इस सब चीजों को जो नीति निर्देशक सिद्धांत के कार्यों के बारे में आपको जानकारी देगा, इंट्रोड्यूस करवाएगा, ये कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 37 है ना। इनके जो है कार्यों के बारे में हमें अवगत कराता है। नीति निर्देशक तत्व के गांधीवादी सिद्धांत पे जो आर्टिकल है इसको मैंने एक जगह रख लिया है। आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि नीति निर्देशक तत्व के गांधीवादी सिद्धांत के फला आर्टिकल का क्या मतलब है,
तो सबसे पहले स्थानीय स्वशासन, गांधी जी स्थानीय स्वशासन के पक्षधर थे। ठीक है, तो आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत का गठन है। देखिए ग्राम पंचायत का गठन सीधे सीधे तौर पे आर्टिकल 40 में डीपीएसपी में और 243 में जो है अभी आपने इसका पूरा वर्णन ही देखा, जखीरा। ठीक है, इसके अलावा अनुच्छेद 43 ये कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। गांधी जी कुटीर उद्योग के पक्षधर थे कि भाई छोटे छोटे व्यवसाय व्यापार करो, ये देश हित में काफी सहायता करता है। इसके अलावा आर्टिकल 43 का भी सहकारी समिति का गठन। अभी आपने सहकारी समिति का गठन कहाँ देखा था? आर्टिकल 19 के 1 के सी में देखा था। आपने कौन से संविधान संशोधन देखा था? 97वां संविधान संशोधन देखा था। आपने कौन सा भाग देखा था? 9 का बी भाग देखा था। तो ये सब जो है आपको एक जगह रिलेट कर देंगे, याद रहेगी। आर्टिकल 46 समाज में जो कमजोर वर्ग है, जो एससी एसटी हैं या फिर महिला हैं, उनके हितों की बात की जानी चाहिए, आर्टिकल 46 में करी गई है। ये है जी गांधीवादी आपका डीपीएसपी के अंदर गांधीवादी व्यवस्था पे आधारित आर्टिकल। ठीक है, अब आते हैं अच्छा एक और आर्टिकल 48 दुधारू मवेशी की हत्या पर निषेध, इसे 48 का ए कर लीजिएगा। ठीक है, 48 का ए है एक्चुअली। इसके अलावा समाजवादी सिद्धांत, समाजवादी सिद्धांत के अंदर जो आर्टिकल है जैसे 38 है, इसमें क्या कहा जाता है कि आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सुविधा तथा अवसरों में असमानताओं को कम करके सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित कर लोगों को कल्याण को बढ़ावा देना, है ना। यहाँ पे जो चीज इनका मेन भाव है आपका डीपीएसपी का, ये चीज झलक यहाँ पे मिलती है कि लोगों को कल्याणकारी राज्य जो है आपको कल्याण की तरफ ले जाना, डायरेक्ट यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, और इनका जो है उद्देश्य भी मेन यही है कि राज्य को जो है कल्याणकारी मार्ग पे ले जाए, कल्याणकारी राज्य बनाने में मदद करे। ठीक है भैया। इसके अलावा आर्टिकल 39 इसमें कहा गया है कि समान काम के लिए समान वेतन, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, ऐसा बात कहा गया है। इसके अलावा सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार, लेकिन ये सिर्फ जो है सुनने में अच्छा लगता है, बाद बाकी ये चीज है नहीं भाई, है ना भाई। पर्याप्त साधन का अधिकार होता तो क्यों दिन रात एक करते भाई। इसके अलावा बेरोजगारी, बुढ़ापा, विकलांगता के मामले में शिक्षा तथा सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार है। हालांकि हमारा देश 4-5 साल के बाद शायद हो जाए, जिस हिसाब से हमारा तरक्की हो रही है, अगर 5 साल और रह गए मोदी साहब तो शायद हम जो है किसी से कम नहीं रहेंगे। इसके अलावा अनुच्छेद 43A में क्या है? उद्योग प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। इनके अलावा अनुच्छेद 45 जीवन स्तर को ऊपर उठाना, सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना, ये है आपका आर्टिकल 45 के अंदर। इसके अलावा आर्टिकल 39 से आपका काफी पूछा जाता है। आर्टिकल 39 से ये क्या है? समान विधिक एवं निःशुल्क न्याय है। आर्टिकल 44 भी पूछा जाता है, ये समान नागरिक संहिता है जो गोवा में होती है। आर्टिकल 45 ये जो शिक्षा वाली बात है यहाँ भी दिखने को मिलेगा, आर्टिकल 21A में मिलेगा, और आपको कहाँ मिलेगा? आर्टिकल 51 के 1 के 11 में मिलेगा। इसके अलावा आर्टिकल 48 कृषि और पशुपालन, आर्टिकल 49 सार्वजनिक महत्व के जो भी स्थल है उनकी रक्षा करना, आर्टिकल 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को स्थापित करना, और आर्टिकल 51 का ये आपने देख लिया था मौलिक कर्तव्य। तो दोस्तों ये थे हमारे संविधान के ऊपर वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ये कंटेंट उन्हें तक भी पहुंच जाए कि कम पढ़ने में जो है क्रैश कोर्स के जैसा काम करें और एग्जाम में जो है आपको मदद कर सकूं। तो चलिए दोस्तों शुरू कर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। इसके बाद मैं एक और वीडियो लाऊंगा आज या कल, जिसमें जितने भी शास्त्रीय नृत्य के नृत्यांगना हैं या फिर नर्तक हैं उनके जो अवार्ड मिले हैं, पद्म भूषण, पद्म श्री, संगीत नाटक, उन सभी को एक जगह लेके जो है एक वीडियो लाऊंगा, ताकि आपको ये इस मामले से भी निजात दिला सकूं कि भाई क्वेश्चन जो आ रहे हैं वहां से भी आपको अच्छे पकड़ हो जाए, है ना। अगर देखिए मेरा मानना है कि मान लीजिए कि आपने 4 ऑप्शन एग्जाम के अंदर है, अगर आपने 2 का आंसर अच्छे से जानते हैं और 2 का नहीं जानते हैं तो भी आप जो है अच्छा कर सकते हैं एग्जाम के अंदर। अगर 4 है और 3 को अच्छे से जानते हैं तब तो बल्ले बल्ले। ठीक है, तो जो अवार्ड का वीडियो लाऊंगा वो मैं जो है मतलब शुरू से लेके अभी तक की जो अवार्ड मिली है ऐसा लाऊंगा, ताकि अगर लेटेस्ट वाला पूछ देता है कि भाई 2023 में किसको मिला, तो आप ऑप्शन छांटन विधि से, और अगर पुराना पूछता है तब तो फिर कोई बात ही नहीं। ठीक है, तो लाऊंगा जरूर आज या कल में। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।